Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, the Turkish invasions and the establishment of Delhi Sultanate. So student, in this video first we'll discuss Turkish invasions. हम पहले देखेंगे Turkish invasions को और फिर हम लोग देखेंगे establishment of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate कैसे establish हुआ, कहाँ पर, इंडिया में. The Turks. सो स्टूडेंट्स, जब अबैसिड कैलिफ रूल कर रहे थे कब 8th और 9th सेंचुरीज़ में, तब कल्चरल वाइटलिटी थी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस थी, कल्चरल वाइटलिटी और ब्रिलियंस थी व्हेन अबैसिड कैलिफेट वाज रूलिंग, व्हेन ही वाज रूलिंग इन 8th एंड 9th सेंचुरीज़. पर स्टूडेंट क्या हुआ, इनके अबैसिड कैलिफ की जो पावर थी 9th सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन कर गई मतलब कम हो गई. ठीक है, इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी 9th सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन कर गई मतलब कम हो गई. ठीक है बात, ये कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट. हर एम्पायर एक टाइम पीक पर जाता है और फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगता है, भले वो हमारा मौर्यन एम्पायर हो या मुगल एम्पायर हो. ठीक है, मुगल डायनेस्टी हो या मौर्यन डायनेस्टी हो, एक टाइम पे पीक पे जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन करने लग जाती है. तो एक बार माइटी कहा जाने वाला जो अबैसिड एम्पायर था धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गया है. डिसइंटीग्रेट का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, टूट गया. ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इसके टूटने से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए. आई बात समझ में. वो लोग, ये जो टर्क्स थे स्टूडेंट, ये पहले अबैसिड्स की आर्मी को सर्व करते थे. आई बात समझ में. ये जो टर्क्स हैं पहले ये किसकी तरह काम करते थे, कैलिफ की आर्मी की तरह काम करते थे, कैलिफ की आर्मी में काम किया करते थे. पर जैसे इन लोगों ने देखा कि अबैसिड कैलिफ की पावर कम हो रही है, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें से कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम पढ़ेंगे. एक है गजनी और दूसरा है गौर. पहले हम लोग देखेंगे महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, तो अगर बच्चा हम लोग बात करें महमूद ऑफ गजनी की, तो महमूद ऑफ गजनी बहुत ही पावरफुल भी थे और एम्बिशियस भी थे, बहुत ज़्यादा आगे की सोचने वाले, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रहने वाले, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे महमूद ऑफ गजनी. उन्होंने हमारे इंडिया को रेड किया 17 टाइम. इन्वेड लूटा, रेड करना, इन्वेड करना, लूटना. उन्होंने हमारे इंडिया को कितनी बार रेड किया, 17 टाइम्स, और विद अ स्पैन ऑफ 25 ईयर. मात्र 25 सालों में उन्होंने इंडिया को 17 बार लूटा. आई बात समझ में. He wanted to build a large and well equipped army. उसको कैसी आर्मी चाहिए थी स्टूडेंट्स, बहुत ही वेल इक्विप्ड, मतलब आर्मी में सब कुछ हो. उसका ऐसा मानना था, मॉडर्न वॉरफेयर मशीनरी हो, तो उसे एक लार्ज आर्मी बनानी थी और वेल इक्विप्ड आर्मी बनानी थी. क्यों बनानी थी भाई, क्योंकि उसको अपनी किंगडम का एक्सपांशन करना था, अपनी किंगडम की बाउंड्रीज को बढ़ाना था और अपने आप को सेंट्रल एशिया के जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करना था. तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बीइंग अ किंग, तो आपकी आर्मी को तो वेल इक्विप भी होना चाहिए और बड़ी भी होना चाहिए. अब उसको इस एम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए थी स्टूडेंट, मनी. आर्मी बनानी है तो भी मनी चाहिए, मशीनरी चाहिए, मतलब आर्टिलरीज चाहिए, गन्स चाहिए, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मनी, है ना. तो स्टूडेंट्स, उसे कहीं से पता चल गया कि इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो फेबुलस रिचेस ऑफ टेम्पल अट्रैक्टेड हिम. बताऊँ, हमारे जो टेम्पल है उसको पता था कि इनके टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में भैया पैसा है, सोना भी है, गोल्ड भी है. तो इस बात से वो अट्रैक्ट हुआ और हमारे नदर्न इंडिया के जितने भी टेम्पल थे सबको टारगेट बना के वो कहाँ आया, इंडिया आया. स्टूडेंट्स, जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया आया, उस टाइम जो नॉर्थ इंडिया था स्टूडेंट डिवाइडेड था. कैसा था बच्चा, डिवाइडेड था और कोई यूनिटी नहीं थी. नो यूनिटी वॉज देयर. इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स. एम्बिशियस राजपूत्स
डीपली अब्जॉर्ब्ड इन म्यूचुअल राइवलरीज। बच्चा देखो, जो राजपूत थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, म्यूचुअल राइवलरीज थी उनकी। फेल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन की ग्रेविटी, गहराई को समझ ही नहीं पाए भाई, कि ये जो महमूद ऑफ गजनी है ये क्यों आ रहा है, ये हमारे टेम्पल्स को प्लंडर कर रहा है, ये रेड कर रहा है, तो हम इसको कैसे रोकें, क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं उसको रोकने के लिए। ऐसा कुछ हम नहीं सोच पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि हमारे बीच तो स्टूडेंट एक म्यूचुअल राइवलरी थी, आपस में ही लड़ रहे थे। तो कभी हमने सिचुएशन के डेंजर को समझा ही नहीं उस टाइम में। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया एंड प्लंडर्ड इट्स रिचेस। महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को अटैक किया, बार बार अटैक किया, और प्लंडर का मतलब होता है लूटना। उसने हमारे रिचेस को, हमारे पैसे को क्या किया बच्चा, हमारे गोल्ड को लूट के ले गया। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट रेट्स 1001 से 25 सी तक जो रेट्स हुई, 10012 to 1025, ये 25 ईयर में उसने इंडिया को 17 टाइम प्लंडर किया, लूटा, इन्वेड किया। ठीक है। वॉर अगेंस्ट जयपाल। महमूद फर्स्ट डिफीटेड जयपाल। महमूद ने पहले किसको हराया बच्चा, जयपाल को हराया। वो क्या थे, एक हिंदू रूलर थे। कहाँ के रूलर थे वो, पंजाब के थे। हुज टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी इनकी टेरिटरी, पंजाब से आज का जहाँ अफगानिस्तान है वहाँ तक। जयपाल वॉज फोर्स टू पे ट्रिब्यूट। जयपाल को फोर्स किया गया महमूद ऑफ गजनी द्वारा कि भाई तुम्हें मुझे ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। अनेबल टू बियर द ह्यूमिलिएशन ऑफ द डिफीट, जयपाल बर्न्ड हिमसेल्फ टू डेथ। और क्योंकि जयपाल भाई किससे हार गए थे, महमूद से हार गए थे, और महमूद उनसे क्या डिमांड कर रहा था, मुझे ट्रिब्यूट पे करो। पर उनका जो हार था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को जला लिया। किसने बचा, जयपाल ने। तो जयपाल ने किसकी वजह से अपने आप को जलाया, स्टूडेंट महमूद ऑफ गजनी की वजह से। महमूद ऑफ गजनी के साथ उनकी जो फाइट हुई, कन्फ्रंटेशन हुई, उसमें महमूद ऑफ गजनी जीते, जयपाल हार गए, तो उन्होंने खुद को आग लगा ली और मर गए। अब देखेंगे वॉर अगेंस्ट आनंद पाल। वॉर अगेंस्ट आनंद पाल। स्टूडेंट जो आनंद पाल थे वो कौन थे, जयपाल के बेटे थे। जयपाल सन आनंद पाल। जयपाल कौन के बेटे का नाम क्या था, आनंद पाल। ठीक है। अब जयपाल की डेथ हुई तो सक्सेसर कौन ही रहे बच्चा, आनंद पाल। उसने एक अलायंस बनाया। अलायंस बनाया मतलब जब 2-3 लोग आपस में जुड़ के किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा, अलायंस। किसके साथ अलायंस बनाया, इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न स्टेट्स, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स थे, भले वो वेस्ट में हो या सेंट्रल इंडिया में हो, वहाँ के रूलर्स के साथ उसने क्या बनाया, अलाय बना लिया, अलायंस बना लिया। फिर से स्टूडेंट, इंडिया के सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके साथ एक अलायंस, एक ग्रुप बना लिया आनंद पाल ने। ठीक है। दे मेड एलोबरेट अरेंजमेंट। इन्होंने बहुत भयंकर तरीके से अरेंजमेंट कर दिए कि किसको रिपल्स करने के लिए, गजनी को। एंड प्रोटेक्ट देयर स्टेट्स एंड कल्चर। अपने कल्चर को, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने भयंकर रूप से अरेंजमेंट कर दिए कि अब गजनी आएगा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, उसको हम प्लंडर करने नहीं देंगे। द ग्रेव थ्रेट of foreign invasion inspired the people to rise to defense of their land। और बच्चा ये जो फॉरेन इन्वेजन से बार बार हमको जो चेतावनियाँ मिल रही थी, थ्रेट मिल रही थी, उस थ्रेट ने क्या किया स्टूडेंट, लोगों को इंस्पायर किया कि हमको भाई हमारी जो मदरलैंड है उसको डिफेंड करना पड़ेगा, उसके डिफेंस में खड़ा होना पड़ेगा। It is said that even the women sold their jewels, melted their gold ornaments and sent their contribution from distant places to help in war effort। ये ध्यान से सुनो स्टूडेंट, उस टाइम भी हमारी women बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी और अच्छे कामों में अपना सहयोग भी दिया करती थी। तो जितने भी वीमेन थी उन्होंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को सोल्ड कर दिया, अपने गोल्ड ऑर्नामेंट को मेल्ट कराया। ठीक है। और जो पैसा चाहिए था वॉर लड़ने के लिए उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बहुत ज़्यादा डिस्टेंट प्लेसेस से। हाउएवर आनंद पाल एंड हिज अलाइज वर डिफीटेड। इतना सब कुछ करने के बाद भी भाई आनंद पाल और उसके जो अलाई, जो ग्रुप के लोग थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के, वो हार गए। दिस ओपन द
वे फॉर फ्यूचर इनरोड्स इनटू हार्ट ऑफ इंडिया। और जैसे ही आनंद पाल और आसपास के छोटे छोटे राजा सारे हार गए स्टूडेंट, तो उसे रोड मिल गया कहाँ तक पहुँचने के लिए, इंडिया तक, मतलब दिल्ली तक आने का। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ महमूद्स अटैक वर डायरेक्टेड टू द टेम्पल टाउन्स। और उसके बाद जो महमूद था उसने अटैक कहाँ पर किए स्टूडेंट, बेसिकली टेम्पल टाउन्स में, नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स टाउन थे उनको अटैक किया। अ टेम्पल टाउन वॉज नॉट मेयरली अ रिलीजियस सेंटर। बच्चा, टेम्पल टाउन सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर थोड़ी होता है, बट ट्रेजर हाउस, बहुत बड़ा खजाना भी होता है उसके पास, फेबुलस रिचेस होते हैं उसके पास। पहले हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो सोने का चांदी का मुकुट चढ़ा देते थे, कहीं पर मूर्तियाँ सोने और चांदी की होती थी। तो भैया ये जो टेम्पल है ये सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं है, बल्कि रिचेस, फेबुलस रिचेस का एक क्या था, एक सेंटर थे। वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर, खजाना भी भरा पड़ा था। Hundreds of temples were plundered and destroyed. Plunder मतलब लूटना, destroy मतलब ख़त्म कर देना। 100 से भी ज़्यादा टेम्पल्स भाई उसने लूटे। The attack on Somnath temple in Kathiawar was महमूद most ambitious and profitable expedition। अगर महमूद के सबसे बड़े profitable expedition की बात करें जहाँ उसको सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली, वो था काठियावाड़ का सोमनाथ टेम्पल। हमारा सोमनाथ टेम्पल, इसको किसने लूटा था बच्चा, महमूद ऑफ गजनी ने लूटा था। आई बात समझ में, और यहाँ से वो बहुत सारा बूटी लेके गया था, बहुत प्रॉफिटेबल एक्सपीडिशन था। द इंडियंस पुट अप अ स्टबर्न रेसिस्टेंस टू सेव द मैग्निफिसेंट टेम्पल। अब स्टूडेंट कितना भी कुछ हो जाए, हम हिंदू भी इतने भी बेकार नहीं है भैया। तो जो इंडियंस थे उन्होंने भी एक स्टबर्न रेसिस्टेंस लगाया अपनी तरफ से, पूरा पूरा जोर लगा दिया कि वो इस मैग्निफिसेंट टेम्पल को बचा पाएँ, विच वॉज द रिचेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेट टेम्पल ऑफ हिंदूज। जो जिसमें हिंदू, देखो वो रिच तो था ही था, उसमें पैसा था, उसमें गोल्ड था, ये बात बिल्कुल अलग थी स्टूडेंट, पर ये सेक्रेट टेम्पल भी था हिंदूज की, हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई थी, उनकी उस टेम्पल की टुवर्ड्स फीलिंग थी। स्टूडेंट 3 days तक फाइटिंग चली हिंदूज और महमूद ऑफ गजनी के बीच में। द एंटायर डिफेंस फोर्स ऑफ 50,000 सोल्जर ले डेड। 50,000 सोल्जर्स की वहीं पर डेथ हो गई। द विक्टोरियस, सो स्टूडेंट जीता कौन, विक्टोरियस महमूद। 50,000 सोल्जर्स हमारे डाई कर गए, महमूद जीता, और वो इमेंस बहुत सारा ट्रेजर लेके, वैल्यूबल वर्क ऑफ आर्ट लेके। बच्चा देखो, गोल्ड, ज्वेलरी, पैसा, उसके बाद वैल्यूबल आर्ट वर्क था, इस सब को वो लेके कहाँ पहुँच गया, अपनी कैपिटल वापस पहुँच गया। महमूद वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू एस्टेब्लिश इंडियन एम्पायर। बच्चा महमूद जो था वो ग्रेट मिलिट्री लीडर था, पर उसको सिर्फ इंडिया में, इंडिया को लूटने के लिए आना था, टेम्पल्स को लूटना था, पर ही नेवर वांट टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी किंगडम, अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करना नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया इसलिए आता था कि भैया जो वेल्थ है उसको प्लंडर करूँ, उसको लूट लूँ। हिज इंटरेस्ट ले इन टेरिटोरियल एक्सपांशन इन सेंट्रल एशिया। उसका इंटरेस्ट बच्चा सेंट्रल एशिया में ही था। पंजाब अकेली हमारी एक टेरिटरी थी जिसको उसने एनेक्स किया था। आई बात समझ में, उसको इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको इंडिया के गोल्ड में इंटरेस्ट था, उसको इंडिया के मनी में इंटरेस्ट था, आर्ट वर्क में इंटरेस्ट था, बट ही नेवर वांट टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन इंडिया। सिर्फ एक पंजाब एक ऐसी टेरिटरी थी जो इंडियन प्रोविंस था जो उसने एनेक्स किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका पूरा ध्यान सेंट्रल एशिया पे था। Sultan Mahmud drained away India's vast treasure and used them to transform Ghazni into a magnificent capital city। बच्चा महमूद ने क्या किया, हमारे यहाँ से ड्रेन किया मतलब लेके गया, बहुत सारा ट्रेजर ले गया हमसे, हमारा बहुत सारा खजाना ले गया, और उस खजाने को उसने यूज़ किया अपनी कैपिटल सिटी, मतलब उसकी जो खुद की कैपिटल सिटी थी उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक छोटी सी सिटी, ठीक है, गजनी, उस गजनी को उसने बहुत ही मैग्निफिसेंट सिटी बना दिया। किससे, वो पैसा जो इंडिया से वो लूट के किया था। गजनी वॉज एडॉर्न्ड विथ स्प्लेंडेड मॉस्क्यूज, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम।
गजनी जो था वहाँ पर स्प्लेंडेड, भव्य, बहुत ही अच्छी दिखने वाली भव्य मस्जिदें थी, लाइब्रेरीज थी, म्यूज़ियम थे। जो गजनी का जो कोर्ट था, ग्लिटर्ड विथ स्पार्कलिंग पर्ल्स, उसके कोर्ट में उसका जो कोट था वो चमकता रहता था हमेशा, चमकते हुए मोतियों से, रूबी से, डायमंड से। ग्लिटर मतलब होता है ना चमक, ठीक है। तो पर्ल्स थे, रूबीज थे, डायमंड्स थे। So student Mahmood was known as idol breaker and bandit operating on a large scale इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हम महमूद को कैसे जानते हैं? आइडल ब्रेकर की तरह, जिसने हमारे इंडिया में आके हमारे भगवानों की बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा। मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से जानते हैं। कौन है महमूद ऑफ गजनी? जिसने हमारे इंडिया में आके हमारी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा। बैंडिट, बैंडिट मतलब होता है डाकू, तो सच में हम उसको डाकू ही मानते हैं, क्योंकि वो आया, हमारे मंदिरों को लूटा, किंगडम की बूटीज को लूटा और चलता बना। तो हम उसको किसकी तरह जानते हैं? आइडल ब्रेकर और बैंडिट की तरह। किसमें? हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और मानना भी चाहिए। However, he was a patron of art। ऑब्वियसली बात है, उसे आर्ट पसंद था, लर्निंग पसंद थी, है ना। वो लर्नड स्कॉलर्स की कंपनी को बहुत पसंद करता था। हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ दो चार इंटेलिजेंट लोग रहें तो हमें अच्छा लगे, वैसे ही वो भी लर्नड स्कॉलर्स की, पोएट की कंपनी को पसंद करता था। आर्ट और लर्निंग का बहुत बड़ा पैट्रन था, पर बैंडेड भी था। जो पर्शियन पोइट है स्टूडेंट फिरदौसी, जिन्होंने लिखी है शाहनामा। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है स्टूडेंट? शाहनामा। डू रिमेंबर, ये एनटीएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो हु हैज़ रिटन द बुक शाहनामा? शाहनामा was written by फिरदौसी। एंड द ग्रेट पर्शियन हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन अल बैरूनी, हिस्टोरियन भी थे स्टूडेंट और मैथमेटिशियन भी थे, वर एमंग द एमिनेंट स्कॉलर पैट्रोनाइज बाय महमूद। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये जितने भी पोइट हैं, सिंगर्स हैं और जो राइटर्स हैं, उनको अपने कोर्ट में रख लेना, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, इसको ही बोलते हैं पैट्रोनाइज करना। तो इसके कोर्ट में अल-बैरूनी भी था, जो एक मैथमेटिशियन भी था और पर्शियन हिस्टोरियन था, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखी है। ये दोनों ही इन दोनों को किसने पैट्रोनाइज किया था? महमूद ने। ठीक, कोई बात? अब स्टूडेंट महमूद ऑफ गजनी ने कभी भी प्लान नहीं किया था कि मैं इंडिया में रूल करूंगा, पर जब महमूद की रेड कंटिन्यू होती गई स्टूडेंट, तो हमारा इंडिया एक्सपोज हुआ, हमारे इंडिया की जो वीकनेसेस थी वो एक्सपोज हुई। कहाँ पर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, कि ये लोग इतने डिसयूनाइटेड हैं, यूनिटी इनमें है नहीं, तो भाई इनके ऊपर जाके कोई भी कंट्रोल कर सकता है, इनके ऊपर कोई भी जाके रेड कर सकता है। सो स्टूडेंट महमूद्स रेड एक्सपोज द वीकनेस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स एंड पेव द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। जब लोगों ने ये देख लिया कि इस किंगडम में जाके इजीली इनके लोगों को हराया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग इंडिया आए, इंडिया को जीतने के लिए। और क्यों आए भाई? क्योंकि इसको साबित कर चुका था पहले महमूद के इंडिया में जाके बहुत इजी है। क्या इजी है? लूटपाट मचाना। ठीक, कोई बात? चलो, जैसे कि स्टूडेंट मैंने पहले भी बोला कि जैसे अब्बासिद खलीफ की पावर कम हुई, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही महमूद ऑफ गजनी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, पर जब इनकी डेथ हो गई, आफ्टर महमूद से डेथ, पूरा के पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। ठीक है। फॉर अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर दैट, इस इनकी डेथ के 150 ईयर्स तक नॉर्थ इंडिया वॉज फ्री फ्रॉम फॉरेन अटैक। कोई भी फॉरेन अटैक नहीं हुए। कब तक? 150 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। चलो, व्हेन मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, फिर मोहम्मद गौरी आए बच्चा कब? 12th सेंचुरी में। देयर वर 5 मेजर राजपूत किंगडम, तो उस टाइम में 5 मेजर राजपूत किंगडम हुआ करती थी नॉर्थ इंडिया में। अच्छा देखो, हमने देख लिया महमूद की डेथ हो गई और 150 ईयर तक कोई हमारे इंडिया पे रूल करने नहीं आया, हम फॉरेन अटैक से बिल्कुल फ्री रहे। पर स्टूडेंट फिर 12th सेंचुरी आई। 12th सेंचुरी में एक बड़ा आदमी, एक महान आदमी मोहम्मद गौरी आया, जिसने भी इंडिया को इन्वेड किया। और उस टाइम इंडिया में जब ये इन्वेड करने आ रहा था, 5 मेजर राजपूत किंगडम्स थी। वो थे राठौर्स, कन्नौज के राठौर्स, राठौर्स ऑफ कन्नौज, चौहान ऑफ दिल्ली,
एंड अजमेर, अजमेर और दिल्ली के चौहान थे, कन्नौज के राठौर थे, सोलंकीज थे गुजरात के, सोलंकी गुजरात, द परमार्स ऑफ मालवा, मालवा के परमार, और चंदेला बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार। इस तरीके से ये 5 मेजर किंगडम थे स्टूडेंट्स जब मोहम्मद गौरी इंडिया पे अटैक करने आ रहा था। कब? 12th सेंचुरी। मोहम्मद गौरी को देखते हैं भैया अब हम। चलो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, अ न्यू किंगडम बेस्ड इन गौर अरोज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान में एक नई किंगडम आई जिसका नाम था गौर। किसके पास? गजनी के पास, नियर गजनी अरोज अ न्यू किंगडम नेम्ड गौर। मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ गौर, और गौर का रूलर कौन था? मोहम्मद गौरी। डिसाइडेड टू कनकर इंडिया एंड रिचेस्ट किंगडम। उसको लगा भाई महमूद ऑफ गजनी भी तो कितना सक्सेसफुल हुआ था, उसने अपनी कैपिटल सिटी को उसी पैसे से सजा लिया था, मैग्निफिसेंट बना लिया था, जो वो कहाँ से लाया था? इंडिया से लूट के। कितनी टाइम लूटा उसने इंडिया को? 17 टाइम। तो चलो भाई मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। ऐसा किसने प्लान किया स्टूडेंट? हमारे गौरी जी ने। He first bought the frontier areas मुल्तान, सिंध एंड पंजाब अंडर देयर कंट्रोल। तो ये मोहम्मद गौरी का पोर्ट्रेट है। पहले इसने किसको कंट्रोल किया स्टूडेंट? मुल्तान, सिंध, पंजाब। मुल्तान, सिंध और पंजाब। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट बैटल्स। क्या देखने वाले हैं बच्चा? इम्पॉर्टेंट बैटल्स। पहला देखेंगे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। कब हुआ? 1191 में गौरी ने अटैक किया किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। मतलब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करके वो क्या ही करेगा, उसकी किंगडम के ऊपर अटैक किया। ठीक है, 1191 में गौरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर और दिल्ली के ऊपर अटैक किया किसने? गौरी ने। और उस टाइम दिल्ली और अजमेर को रूल कौन कर रहे थे स्टूडेंट? पृथ्वीराज चौहान। ये अटैक कब किया? 1191 में। स्टूडेंट मेरी तो आजकल मेमोरी बिल्कुल शार्प नहीं रही, मैं बार बार चीज़ों को भूल जाती हूँ, पर आप कोशिश करो कि आपको अभी से याद हो जाए। पृथ्वीराज चौहान की किंगडम दिल्ली और अजमेर पे मोहम्मद गौरी ने कब अटैक किया था? 1191 में। ठीक है, पृथ्वीराज इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन गौरी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में तो बेचारे गौरी जी की हुई हार, पृथ्वीराज चौहान की हुई जीत। गौरी रिटर्न द फॉलोइंग ईयर्स टू अवेंज द ह्यूमिलिएशन। पर भाई ये ह्यूमिलिएशन गौरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने बोला एक को तो तुमने बहुत लूटने दिया, अब मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं लूटने दे रहे हो भाई? ये तो गलत बात है। उसने अपनी ह्यूमिलिएशन का, इस बेइज्जती का बदला नेक्स्ट ईयर में, दूसरे ही साल में ले लिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ राजपूत चीफ टू मीट द चैलेंज। उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान इंटेलिजेंट इंसान थे, उन्होंने आसपास के राजपूत रूलर को बुलाया, एक कॉन्फेडरेसी बनाने की कोशिश की कि भैया ये जो मोहम्मद गौरी है इसका प्लान भी मुझे कुछ किसकी तरह ही लग रहा है? महमूद ऑफ गजनी की तरह ही लग रहा है। बहुत कुछ पहले ही हमसे लूट चुके हैं, प्लंडर कर चुके हैं। नाउ वी आर नॉट इन अ मूड टू गिव अ सिंगल पेनी टू देम। तो आओ हम मिलजुल के इनसे लड़ाई करने की सोचते हैं। Unfortunately, the most powerful Rajput ruler, राजा जयचंद ऑफ कन्नौज, refused to help। पर भाई ऐसा होता ही है हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। सबसे आपको मोस्ट कॉमन चीज़ यही देखने को मिलेगी कि जब ज़रूरत होती है यूनिटी की, तब ये यूनिटी बना ही नहीं पाते। ठीक है, तो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे कन्नौज के, जिनका नाम था जयचंद। उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। गलत बात, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। The armies of Rajput and Gauri clashed in second battle of Tarain in 1192। पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो रहा है नेक्स्ट ईयर 1192 में ही। तो इस जब राजपूत और गौरी की सेनाएं टकराई, दिस टाइम मोहम्मद गौरी राउटेड द राजपूत आर्मी, और राजपूत आर्मी की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और स्टूडेंट जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की डेथ हुई, यहाँ पर एंड होता है राजपूत रूल। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। पृथ्वीराज की डेथ के साथ ही नॉर्थ इंडिया में स्टूडेंट क्या खत्म होता है? राजपूत रूल।
द किंगडम ऑफ दिल्ली पास्ड इन द हैंड ऑफ मोहम्मद गौरी। अब दिल्ली किंगडम किसके पास आ गया है बच्चा? मोहम्मद गौरी के पास आ गया है। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज ऑक्यूपाइड बाय मुस्लिम रूलर फ्रॉम देन टिल 1858। अब 1858 तक जो क्राउन रहेगा वो किसके पास रहेगा? थ्रोन जो रहेगा, ताज जो रहेगा, वो किसके पास रहेगा? मुस्लिम रूलर्स के पास ही रहेगा। कब तक रहेगा स्टूडेंट? अब ये 1850 तक रहेगा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जैसे ही डेथ हुई, दिल्ली पे इनका रूल खत्म हुआ। दिल्ली किसके कंट्रोल में आ गई बच्चा? मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ गई। थ्रोन अब मुस्लिम रूलर्स के पास आ गया। स्टूडेंट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के 2 साल बाद ही ये जो होशियारचंद बन रहे थे ना, जयचंद, इनके साथ भी बुरा हुआ। ठीक है। सो स्टूडेंट व्हाट हैपेंड आफ्टर 2 years ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद अटैक्ड ऑन कन्नौज। कन्नौज पे भी मोहम्मद ने अटैक कर दिया और जयचंद को मार दिया और उसकी जो इंडियन टेरिटरी थी उसको एनेक्स कर लिया। ठीक है, अपनी एम्पायर में मिला लिया। एंड अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज वाइसरॉय बिफोर रिटर्निंग टू गौर। अब मोहम्मद गौरी को कहाँ जाना था बच्चा? गौर जाना था। तो उन्होंने किसको वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया। ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के 2 साल बाद ही मोहम्मद ने कहाँ अटैक कर दिया? कन्नौज पे, और जयचंद जी को मार दिया। ये जयचंद जी अगर उस टाइम किसके, पृथ्वीराज चौहान के साथ आ गए होते तो शायद अभी मरते नहीं, पर थे ही होशियार बचपन से। तो ही एनेक्स द इंडियन टेरिटरीज टू हिज एम्पायर। अपनी एम्पायर में उनकी टेरिटरीज को मिला लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय बनाया और गौर लौट गया। कुतुबुद्दीन कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कालिंजर, बुंदेलखंड एंड अनहिलवाड़ा। स्टूडेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में छोड़ के गए थे वो भी सीधा बैठने वाला कहाँ था? उसने कालिंजर के फोर्ट को, बुंदेलखंड के कालिंजर का जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ कालिंजर कहाँ पर है? बुंदेलखंड में, उसको जीत लिया, कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर अहिलवाड़ा कहाँ पर? गुजरात में है, उसको अपने कंट्रोल में लिया। तो कालिंजर का फोर्ट कहाँ पर है? बुंदेलखंड में, ध्यान रखना। गुजरात में क्या है? अहिलवाड़ा। इनको कंट्रोल में रख लिया हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड एक्सटेंडेड गौरीज एम्पायर, और गौरी के एम्पायर को और आगे बढ़ा दिया नॉर्थ इंडिया में। कहाँ तक? मथुरा तक, ग्वालियर तक और मालवा तक। तो अब भैया गौर की जो एम्पायर है थ्रू कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ कहाँ पहुँच गई है? बुंदेलखंड, गुजरात, मथुरा, ग्वालियर और मालवा। ठीक, कोई बात? एक और जनरल था स्टूडेंट, किसका? गौरी का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने पूरे बिहार को जीत लिया। स्विफ्ट अक्रॉस बिहार विथ हिज आर्मी एंड ओवरथ्रो सीन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल की सीन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके पूरी तरह बिहार, बंगाल को जीत लिया। किसने? मोहम्मद गौरी के एक और जनरल, जिनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सो स्टूडेंट बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को, लाइब्रेरीज को क्या किया इसने? डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो भी वॉन्टनली। वॉन्टनली का मतलब होता है बेहुदा तरीके से, बेहूदगी से, बेहुदा तरीके से, मतलब लस्टफुल वे से, बहुत ही बुरे गलत तरीके से इसने डिस्ट्रॉय किया हमारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को और लाइब्रेरीज को। ठीक है। इन बिटवीन इन लोगों ने क्या किया? हमारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्वेडर्स ने। यही तो है इन्वेडर्स। दिस इन्वेजन डील्स विद डेथ ब्लो टू बुद्धिज्म। और यहीं से हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज़्म का इंडिया में डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। बहुत सारे बुद्धिस्ट को उस टाइम मार दिया गया। और स्टूडेंट जो थोड़े बहुत बचे हुए मंक्स थे, उन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज करके कहाँ पहुँच गए? तिब्बत। तो स्टूडेंट्स बुद्धिज़्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ, पर ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इन लोगों ने तरह तरह के अत्याचार किए बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज पे। तो इस वजह से उन लोगों ने समहाउ मैनेज करके कहाँ चले गए? तिब्बत में चले गए विद देयर मैन्यूस्क्रिप्ट, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लेके। वट एवर बुक्स दे हैव रिटन, हैंड रिटन बुक्स दे हैव टेकन विद देम। बुद्धिज़्म कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन तिब्बत ओनली। और उसके बाद फिर बुद्धिज़्म फ्लोरिश कहाँ ही हुआ स्टूडेंट? तिब्बत में ही हुआ। महमूद गौरी वॉज नॉट एज ग्रेट मिलिट्री लीडर एज
महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गौरी जो था स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत महान मिलिट्री लीडर नहीं था, किसकी तरह, महमूद ऑफ गजनी की तरह। नॉर डिड ही पेट्रोनाइज आर्ट एंड लर्निंग लाइक हिम। देखो महमूद ऑफ गजनी की अगर हम बात करें तो एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर था, मोहम्मद गौरी नहीं था। फिर ये आर्ट को भी पेट्रोनाइज करता था, मोहम्मद गौरी ने वो भी नहीं किया। येट सम हिस्टोरियन रिगार्ड हिज एज द फाउंडर ऑफ टर्किश किंगडम। पर फिर भी बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि मोहम्मद गौरी ही वो व्यक्ति है जिसने टर्किश किंगडम को इंडिया में ही एस्टेब्लिश किया विद इट्स कैपिटल दिल्ली। किसको कैपिटल बना के, दिल्ली को कैपिटल बना के। तो स्टूडेंट ये सही भी तो है, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी तो सिर्फ प्लंडर के लिए आया, और कितनी बार प्लंडर किया, 17 times. So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.